हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सही बने रहे। मित्रों, शिक्षा ग्रहण करते रहिए। शिक्षा आपके जीवन का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए निरंतर पढ़ाई करते रहिए और हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कम समय में बहुत सटीक जानकारी पहुंचाऊंगा, ये विश्वास मानिए और ये मेरा भी विश्वास है। आज का जो हमारा विषय है वायुमंडल, वायुमंडल की संरचना। सबसे पहले बता दें कि हमारे चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी गैसों का एक आवरण है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को वास्तविकता अगर देखें तो एक पर्यावरण विशेषज्ञ हैं मार्सेल निकोलेट। कौन मैंने बताया भैया? मार्सेल निकोलेट। इन्होंने दो भागों में वायुमंडल को बांटा, एक सममंडल और एक विषम मंडल। सममंडल और विषम मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल को सममंडल और विषम मंडल में बांटा तो नीचे के जो आपके 90 किलोमीटर तक है वो क्षोभमंडल, समताप मंडल, ये सममंडल के हिस्सा है। बचे हुए मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल वो आपके विषम मंडल के हिस्सा है। क्लियर है? अब हम आपको बताने वाले हैं कि धरातल से अगर 8 किलोमीटर ऊपर देखें, 8 किलोमीटर नीचे देखें तो जीव पाए जाते हैं। अतः इसको बोलते हैं जीवमंडल। क्या बोलेंगे? जीवमंडल। यानी जहां तक जीव पाए जाएंगे, जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, तो उसको पूरे को कहते हैं जीवमंडल। ठीक है। फिर दूसरा हमारा धरातल से 14 से 18 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक मंडल मिलेगा, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हम बताएं। देखिए, पहला तो यह है कि ये जैव मंडल का हिस्सा है। यानी जैव मंडल किसका हिस्सा है? क्षोभ मंडल का। इसमें बहुत चीजों का मिश्रण है, अतः इसे हम मिश्रण प्रदेश कहेंगे। अधिकतम ऊंचाई अगर हम देखें क्षोभ मंडल की तो भूमध्य रेखा पर है। बहुत बार पूछा गया है कि क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कहां है? भूमध्य रेखा पर। अगर इसके नाम की बात करें तो इसको हम ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में कहते हैं। परिवर्तन मंडल, क्योंकि यहां हर सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ हमें चेंजमेंट देखने को मिलता है। संवहन मंडल और अधोमंडल ये इसके उपनाम है। अधोमंडल, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फियर ये नाम किसके हैं? क्षोभ मंडल। अगर हम सबसे ज्यादा घनत्व की बात करें कि सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है तो क्षोभ मंडल। सबसे अगर निचला कोई परत है तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इस गर्मी का मेन कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कुल मिला के 6 गैसें महत्वपूर्ण है। मीथेन है, ओजोन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्लियर है? ये गैसें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव जो होता है वो क्षोभ मंडल पे होता है। अगर हम गैसों की बात करें कि क्षोभ मंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और आर्गन की बात करें जो सबसे ज्यादा आखिरी गैस पाई जाती है 0.0 यानी 0.93%, यानी 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। अब आपको बता दें कि रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, लेकिन अगर भूकंप आए तो उस समय रेडान गैस का उत्सर्जन होता है। रेडान गैस और कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार हेतु का किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यानी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो भी आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि मौसमी घटनाएं कहां होती हैं तो आपका उत्तर क्षोभ मंडल, क्योंकि इसमें बादल का बनना, बारिश, आंधी, तूफान सब इसी मंडल में होते हैं। ठीक है।
अब मैं दूसरे मंडल की बात करता हूं जिसकी ऊंचाई अधिकतम 50 किलोमीटर तक बताई गई है, यानी समताप मंडल। अब एक नया प्रश्न बनता है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच, यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक सीमा है, उसको कहते हैं ट्रोपोपाज। तो ट्रोपोपाज किन दो मंडल के बीच है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया तो दावे के साथ कहता हूं कि बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा है कि ट्रोपोपाज किसके बीच है, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल। अब समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में मुक्ताप मेघ या मदर पर्ल क्लाउड्स पाए जाते हैं। जब आप बहुत ऊंचाई पर देखेंगे तो कपासी मेघ दिखेंगे, बादल के कुछ रेशे, ठीक है। यहाँ पे वायुयान उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। उसका एकमात्र कारण है कि ये स्वच्छ और शांत मंडल है, तो दूर से हमें कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये सबसे अच्छा मंडल है जहां पे सबसे अच्छा वातावरण है कि वायुयान आसानी से उड़ सकते हैं। ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है, और ओजोन गैस सबसे ज्यादा जो है 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अब बात यह है कि ओजोन परत की मोटाई किसमें नापते हैं, तो डाबसन में। तो डाबसन इसकी यूनिट है, डाबसन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। अब यह बनता है कि ओजोन परत से क्या फायदे हैं, तो ओजोन परत पृथ्वी का रक्षा कवच है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली यूवी, अल्ट्रावायलेट या आप कह सकते हैं परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आ जाए बाय द वे, तो जो भी प्राणी इसके संपर्क में आएगा तो उसको स्किन कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर। और निवंश सेवन एक यान था, यानी निवंश सेवन, ये ब्रिटिश कोलंबिया की टीम गई थी, ब्रिटिश कोलंबिया। और ये टीम जो थी इसके नेतृत्व करता थे जोसेफ फोरियर, जोसेफ फोरियर। तो ये लोग गए थे अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर और हेली खाड़ी के ठीक ऊपर इन्होंने एक छिद्र की पुष्टि की 1985 में। तो यानी कब गया था, 1985। खाड़ी कौन थी, हेली। और कहां पर थी हेली खाड़ी, ये अंटार्कटिका पर है, अंटार्कटिका पर, दक्षिणी ध्रुव पर। यह भी ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, यानी दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर हेली खाड़ी के ठीक ऊपर लगभग 2 मीटर ओजोन छिद्र की पुष्टि की गई। क्लियर है। अब ओजोन परत में छिद्र जो हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो CFC, हेलांस फ्रांस नाइट्रस ऑक्साइड और तमाम ऐसी गैसें, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन अणुओं को लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये गैसें बहुत घातक हैं जो ओजोन छिद्र को लगातार बढ़ा रही हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। अतः सारे देशों ने मिलकर 51 लगभग 51 देश एकत्र हुए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, और एक समझौता किया कि हम सब लोग ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान करेंगे, और इसको कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता 2016 में हुआ। इन दोनों का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके इस मंडल से बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 80 किलोमीटर ऊपर तक अगर आप जाएंगे तो ये मध्य मंडल, और इसकी अंग्रेजी होती है मीसोस्फीयर, और ये सबसे ठंडा मंडल है। ये कैसा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है। और दूसरी बात यह कि इसमें उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं, यानी राख हो जाते हैं, यानी जो ऊपर से आते हैं टूटते हुए तारे वगैरह जैसे हम लोग कहते हैं, तो वो आके यहां तक पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे ठंडा है। अब 640 तक अगर आप पहुंचेंगे तो आपको आयन मंडल मिलेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में अगर कोई है सीमा तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोपाज, ट्रोपोपाज, स्ट्रेप्टोपाज। देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 640 किलोमीटर ऊपर तक आयन मंडल की, और आयन मंडल मध्य मंडल के बीच में है मेसोपाज।
ये दोनों के मंडलों के बीच की सीमा है जो पूछी जाती है। अब इसको हम ताप मंडल कहते हैं, यानी इसको हम थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। विद्युत आवेशित कण जो होते हैं इसी मंडल में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और हमें संदेश मिलता है, सिग्नल मिलते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑरोरा बोरेलिस, ये दक्षिणी यानी उत्तरी ध्रुव पर एक प्रकाश की घटना है जिसको हम ऑरोरा बोरेलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश की घटना है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये दोनों घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तब आपका उत्तर होगा आयन मंडल, यानी आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, ऐसा भी पूछेगा। अब 640 के ऊपर बहिर्मंडल है, और बहिर्मंडल और आयन मंडल के बीच में जो संरचना है, जो सीमा है, उसको बोलते हैं मैग्नीटोपाज। और यहां पे हीलियम हाइड्रोजन की घनत्व ज्यादा है, और कृत्रिम उपग्रह जो हैं एक समान वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं, तो इसी मंडल में रहते हैं। और आपको बता दें कि वायुमंडल में हर जगह पर एक समान वायुदाब नहीं है, हर जगह का अलग अलग है, और अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा प्रवाहित होती है। और इस वायुदाब को जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से नापा जाता है। तो बैरोमीटर वायुदाब, बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ, और धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है तो मौसम यानी बूंदाबांदी, और एकदम झटके से गिरता है तो आंधी तूफान तड़ित झंझा जैसी स्थितियां बताता है। तो बैरोमीटर से यानी वायुदाब का मापन